पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूं और शिव सत्य शाश्वत है, शिव अविनाशी है। आपका भी नाम अविनाश है, शिव अविनाशी है। हमारे धर्म में अजर अमर अनंत अविनाशी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को कहा गया है। लेकिन आज 6 चरण के चुनाव के बाद जब हार सामने दिख रही है, तो इस देश के प्रधानमंत्री और आपके सांसद जिनकी जल्दी ही विदाई होने वाली है, उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ ईश्वर का दूत, ना सिर्फ दैवी शक्तियों से अभिभूत, पर अविनाशी भी बोल डाला है। मेरा अपना मानना है कि हार का बेहद गहरा असर मोदी जी पर हुआ है। मुझे चिंता है कि आगामी हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं और ये मानसिक और नैतिक दिवालियापन की एक बड़ी निशानी दिखा रहा है। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूं और उसके बाद आपके सवाल जवाब हम लोग लेंगे। 2024 का चुनाव हर 5 साल पे होने वाला निर्वाचन का वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर हम लाइन से लग जाते हैं, वोट दे देते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी की सरकार बन जाती है। 2024 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या यह देश इस संविधान से चलेगा या यह देश किसी की मर्जी से चलेगा। 2024 का यह चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी या चंद पूंजीपतियों के लिए नीति निर्धारण होगा। 2024 का यह चुनाव तय करेगा कि क्या यह देश का लोकतंत्र सशक्त रहेगा, परिपक्व रहेगा, जीवित रहेगा या तानाशाह की मनमर्जी के आगे दम तोड़ देगा। और इसलिए यह आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव इस देश के लोकतंत्र, यह चुनाव इस देश के संविधान की रक्षा, यह चुनाव आम आदमी के हक और हुकूक की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जिस तरह से गठबंधन लड़ रहा है उसको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं जरूर इस बात को कहना चाहती हूं, 10 साल प्रचंड बहुमत दिया, काशी से सांसद भी चुना, आपने प्रधानमंत्री भेजा इस देश में, इतनी मोहब्बत, इतना प्रचंड बहुमत, लेकिन 10 साल बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने थे और काम पर नाम मांगते, तो देश के प्रधानमंत्री उलझुल बातें कर रहे हैं। क्योंकि असलियत यह है कि काम धेले का किया नहीं है, नील बटा सन्नाटा काम पर है, आगे की रणनीति पता नहीं है। पहले चरण में मोदी जी को मीट, मुर्गा, मछली, मुस्लिम लीग याद आ गया। दूसरा चरण आते आते वो महिलाओं और व्यापाओं के मंगलसूत्र और भैंस पर पहुंच गए। तीसरा चरण आते आते अपनी आंखों की पुतली, अपने कलेजे के टुकड़े, अपने सबसे अजीज अंबानी और अडानी के लिए कहने लगे कि बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर वो काला धन बांट रहे हैं। चौथा चरण आते आते मोदी जी ने अपने आप को स्वयंभू ईश्वर का दूत, दैवीय शक्तियों से अभिभूत घोषित कर दिया। उनका कहना है वो बायोलॉजिकल ही नहीं है। पांचवा चरण आते आते मोदी जी कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो वो आपके बैंक खाते बंद करके पैसे ले लेंगे, बिजली का कनेक्शन काट करके अंधेरा कर देंगे। हो सकता है अपनी अगली स्पीच में बनारस में मोदी जी कहें अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो मटर पनीर की आपकी सब्जी से पनीर गायब कर देंगे। हो सकता है वो कहें कि आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच चुरा लेंगे, आपके बच्चों का बैग चुरा के भाग जाएंगे, आपके घर की बेल बजा के भाग जाएंगे। ये क्या लेवल ले आए हैं मोदी जी। और असलियत यह है कि छठा चरण आते आते इस देश के प्रधानमंत्री ने वो किया जो किसी राजनेता ने इससे पहले नहीं किया था। अपनी हारी हुई बाजी की अंतिम चालें चल रहे मोदी जी घिनौनी गंदी राजनीति पे उतर आए और मुजरा शब्द का प्रयोग इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से एक बार नहीं बार बार किया। क्या हम नहीं जानते कि मुजरा औरत विशेष के लिए होता है? क्या हम नहीं जानते कि आधी आबादी का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है? किस स्तर पे मोदी जी ले आए हैं? हार जीत चुनाव में होती है, मंच से हम एक दूसरे की कटु आलोचना करते हैं, तीखे प्रहार करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन मुजरा शब्द किसी राजनेता ने इसका प्रयोग नहीं किया और इस देश का प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या काशी की जनता, क्या आपकी संस्कृति, क्या भारतीय संस्कृति इसकी परमिशन देती है, इसकी आजादी देती है? क्या भारतीय संस्कृति को यह कबूल है कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, बाबा विश्वनाथ की नगरी का सांसद, मुजरा शब्द का प्रयोग मंच से करे? ये सवाल काशी की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह आधी आबादी का अपमान है। और मैं चाहती हूं कि आधी आबादी ऐसा सबक सिखाए नरेंद्र मोदी को कि उनको याद रहे कि आधी आबादी के बिना जिस धर्म की बात करते हैं उस सनातन धर्म में महिला को शक्ति का स्वरूप कहा गया है। यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और वहां पर आप गुजरा शब्द का एक बार नहीं
स्पीच में प्रयोग कर रहे हैं। ये दिखाता है किस हद तक मोदी जी बौखला गए हैं, क्योंकि उनका मीडिया, उनका चड़ा चुंबक मीडिया, उनके तंत्र, उनकी एजेंसी, उनका धनबल भी उनको ये चुनाव नहीं जिता पा रहा है। पहले मोदी जी आते थे, काशी में नॉमिनेशन करके चले जाते थे, फिर अपना विनिंग सर्टिफिकेट लेते थे। आज मोदी जी 4-4, 5-5 बार आ रहे हैं यहां पर, क्योंकि गठबंधन ताकत से लड़ रहा है। अजय राय जी ललकार के बोल रहे हैं, काशी का विकास क्या हुआ उसका जवाब दो। अभी अविनाश पांडे जी ने आपको पूरा विस्तृत बताया। मां गंगा में एफिडेविट देकर हाईकोर्ट में सरकार ने बताया है 40% नालियां मां गंगा में बह रही है, मृत गाय मां गंगा में बह रही है। क्या हुआ है काशी का? काशी को क्योटो बनाने का सपना था, काशी को वेनिस बना डाला। बारिश होती है, सारी सड़कें भर जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये वेनिस है, क्योटो से बहुत दूर है। लेकिन मोदी जी की ज्यादा बात ना करके मैं 48 पन्ने के इस न्याय पत्र की 2 मिनट चर्चा जरूर करना चाहती हूं। यह 48 पन्ने का न्याय पत्र है, 15,329 शब्द हैं और इसमें भविष्य का खाका है। इसमें उस भारत की नींव रखने की बात है जहां पर युवाओं की, महिलाओं की, श्रमिकों की, किसानों की, हाशिए पर पड़े लोगों की बात सुनी जाएगी। इसमें पूरी तरह से हम डंके की चोट पर कहते हैं, और ये हमने घर पर बैठकर, कमरे में 1.5 लोगों ने बैठकर अडानी की चिट्ठी पर नहीं बनाया है। ये घोषणा पत्र, ये न्याय पत्र राहुल गांधी जी ने सितंबर 7 तारीख 2022 को जब चलना शुरू किया, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, अजनबियों से मिले, किसानों से मिले, गरीबों से मिले, अमीरों से मिले, हर वर्ग से मिले, हर उम्र से मिले। उनकी आशंकाओं, उनकी अपेक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनके न्याय का ये लेखा जोखा है। मणिपुर से मुंबई, हाँ वही मणिपुर जो 1 साल से चल रहा है, लेकिन 56 इंच की चूहे कलेजे वाला प्रधानमंत्री वहां पर एक बार नहीं जा पाया। वहां से जब उन्होंने यात्रा करी, जो लोगों ने अपनी आशाएं, अपेक्षाएं, सरकार से वो क्या चाहते हैं, उसका लेखा जोखा ये 48 पन्ने हैं और इसके 5 स्तंभ हैं। और इन 5 स्तंभों में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात है। मैं युवा न्याय से बात शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने तुगलकी फरमानों के द्वारा इस देश के ऊपर थोपी है। बेरोजगारी का समाधान है, महंगाई का समाधान है, आर्थिक असमानता का समाधान है, असुरक्षित महिला का समाधान है, बदहाल किसान का समाधान है और मजबूर मजदूर का समाधान है। मैं संक्षिप्त में आपको बता देती हूं, युवा न्याय, 65% इस देश की आबादी 35 वर्ष से उम्र में कम है। जहां पत्थर फेंको वहां से एक ही आवाज आएगी, रोजगार दो, नौकरी दो, रोजगार पे चर्चा करो। 2.5 महीने का चुनाव, मोदी जी के मुंह से एक ही शब्द नहीं निकला और वो है रोजगार। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, करोड़ों लोग इस देश में बेरोजगार हैं। हमने वचन दिया है लोगों को कि हमारी सरकार बनेगी और 15 अगस्त 2024 से हम फटाफट लोगों को रोजगार देना शुरू करेंगे और बिल्कुल फटाफट लोगों को रोजगार देंगे, जिससे लोगों को 30 लाख लोगों को सरकारी पद जो खाली पड़े हैं वो भरे जा सके। ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को हम पूरी तरह से 1 साल का स्टाइपेंड देंगे, जिससे उनकी ट्रेनिंग भी हो सके। 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 8500 रुपए महीना। हम अग्निवीर योजना को पूरी तरह खत्म करेंगे और जिस तरह से सेना में पहले नियुक्ति होती थी उसको बहाल करेंगे, क्योंकि सेना का एक काम है जो ठेके पर नहीं हो सकता है। 73 साल का प्रधानमंत्री आपसे 5 साल हर होर्डिंग पे झांक झांक के मांग रहा है, लेकिन 24 साल के युवा को कहता है तुम रिटायर होकर घर चले जाओ। वो युवा तपते हुए रेगिस्तान में, वो युवा हाड़ कांपती हुई सियाचिन पे, सरहद पे खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता की रक्षा करता है। उस युवा से कहता है तुम 24 साल में घर चले जाओ, तो जी नहीं, 24 साल में अग्निवीर खत्म करेंगे हम, ये अन्याय खत्म होगा और फिर से जैसे हम लोग नौकरी देते थे सेना में, नौकरी दी जाएगी। मैं उसके बाद एक मिनट बात पेपर लीक पर जरूर करना चाहती हूं। जब राहुल जी चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पेपर लीक एक इतना बड़ा मुद्दा है कि बच्चे मेहनत करते हैं, माँ बाप रात की एक रोटी कम खाते हैं, गाजर मूली की तरह रेलवे में, बस में लड़के लड़कियां भर कर जाते हैं, पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। वो निराश हो जाते हैं, लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में टंके की चोट पर कहा है कि हम पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाएंगे कि लोगों की हाड़ कांप जाए और दिसंबर 2023 तक के एजुकेशन लोन भी हम माफ करेंगे। मैं आधी आबादी की पूरी बात करना चाहती हूं। आधी आबादी को जितना असुरक्षित मोदी जी ने रखा, उतना किसी ने नहीं रखा। मातृशक्ति के नाम पर वोट वो प्रधानमंत्री मांग रहा है जिसका मुंह IIT BHU के गैंग रेप पर नहीं खुलता है, और IIT BHU के वो गैंग रेपिस्ट बीजेपी की IT सेल के मेंबर है, चाहे वो सक्षम पटेल हो, चाहे वो कुणाल पांडे हो, चाहे वो आनंद चौहान हो। मुंह नहीं खुलता उनका, हाथरस
की गुड़िया की दर्दनाक मौत पर मुंह नहीं खुलता, अंकिता भंडारी पर मुंह नहीं खुलता, उन्नाव पर मुंह नहीं खुलता, लखीमपुर के चीरहरण पर मुंह नहीं खुलता, बिल्किस बानो के लिए मुंह नहीं खुलता, इस देश की उन बेटियों के लिए जब वो मेडल लाती हैं तो मोदी जी हाथ उनका मिलाते हैं, और जब वो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो उनके आरोपी के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हम ना सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनको समृद्ध और स्वावलंबी बनाने की भी बात कर रहे हैं। गरीब महिलाओं के खाते में, और मैं वही शब्द का प्रयोग करूंगी जो मेरे नेता करते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। जब 1 लाख रुपए सालाना जाएगा, 8500 रुपए महीने का जाएगा, तो महिलाएं समृद्ध होंगी, स्वावलंबी होंगी, संबल होंगी, परिवारों की ज्यादा बेहतर बढ़ोतरी होगी और महिलाएं सशक्त बनेंगी। हमारा वादा है कि नई सरकारी नौकरियों में हम आधी नौकरी लड़कियों के लिए आरक्षित करेंगे। मैं अगली बात करना चाहती हूं किसान की। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हम सब कहीं ना कहीं या तो किसानों के बच्चे हैं या किसानी से ताल्लुक रखते हैं। किसानों के साथ जितना दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया पहले कभी नहीं हुआ। और किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी तो मांग रहा है। किसान एमएसपी मांग रहा है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उसके लिए सड़कें खुदवा दी जाती हैं, कीले गड़वा दी जाती है, 700 किसानों की शहादत हो जाती है, और काशी का सांसद और इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे। इसलिए हम वादा करते हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, हम खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे, जो खाद, बीज, कीटनाशक, खेती के उपक्रम पे जीएसटी पड़ता है उससे मुक्त करेंगे। और यही नहीं, हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं, किसानों का माफ करेंगे। पहले भी किया है, दोबारा से करके दिखाएंगे। श्रमिकों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि हमने, आपने, सबने देखा है कि कैसे जो श्रमिक इस देश को बनाते हैं, इस देश की बुनियाद है, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतों को गढ़ते हैं, इस देश के सपनों को बुनते हैं, उन श्रमिकों के साथ अन्याय हुआ है। तो हमारा मानना है कि मनरेगा में हमने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदली थी। उस मनरेगा में मानदेय बढ़ के अब 400 रुपए प्रतिदिन का होने जा रहा है। गिग इकोनॉमी, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला टाइप के लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कानून बनेगा। इस देश में 25 लाख रुपए की एक हेल्थ बीमा योजना लाने जा रहे हैं, जिसमें टेस्टिंग, दवाई और ट्रीटमेंट होगा। ऐसा हमने राजस्थान में करके दिखाया था, हम दोबारा से करेंगे। और यही नहीं, इस देश के लोगों के लिए गरीबी की जो खाई मोदी जी ने बनाई है, जो 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, जहां पर अडानी दिन के 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है और किसान 27 रुपए कमा रहा है, वो देश जहां पर चकाचौंध G20 होता है, मोदी जी अपनी छवि सुधारते हैं, लेकिन गरीब के घर के आगे पर्दा लगाना पड़ता है, दीवारें बनानी पड़ती हैं, जिस पर 20% आबादी को आपने 46 रुपए रोज पर रहने को मजबूर कर दिया है। उस आबादी के लिए हम 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज देने जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का भला हो, कांग्रेस की सरकार ये कानून लाई थी, उसी के अंतर्गत ये अनाज मिल रहा है, लेकिन हम 5 किलो नहीं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। और ये सारी योजनाएं हम कर्नाटक में, हम तेलंगाना में, हम हिमाचल में अपनी सरकारों में चला रहे हैं। ये कोई चांद तारे तोड़ने वाली बात नहीं है। और अंत में मैं बस बात करना चाहती हूं हिस्सेदारी न्याय की। और हिस्सेदारी न्याय की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और यहां तक कि गरीब सामान्य वर्ग भी आज हाशिए पर है। आज सो कॉल्ड अपर कास्ट का जो गरीब है, उसके लिए कोई नीति निर्माण नहीं हो रहा है, उसके बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है, उसकी कोई टोह नहीं ली जा रही है। एक दलित को उसके, अगर वो अपने मन से वोट देता है बरेली में, तो तहसीलदार के सुरक्षाकर्मी उसको पीट रहे हैं। एक आदिवासी के सर पर भाजपा का नेता पेशाब कर रहा है। तो हाशिए पर रह रहे लोगों को अगर मुख्य धारा में लाना है, वो तभी होगा जब इस देश का एक्सरे होगा। अगर आपके पैर में चोट लग जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर ये सुनिश्चित करने से पहले कि प्लास्टर लगेगा, गर्म पानी या ठंडे पानी से सेक होगी या क्रेप बैंडेज बंधेगा, वो पहले आपसे एक्सरे कराएगा। और हम यही तो कह रहे हैं, 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। हम कह रहे हैं जनगणना कराइए, सामाजिक और आर्थिक। विश्व के हर राष्ट्र ने कोरोना के बाद कराई, हम क्यों नहीं करा रहे? कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, गरीब सामान्य वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का भला होगा, वो मुख्य धारा में आएंगे। और कुछ भी ज्यादा कहने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि काशी की धरती बाबा विश्वनाथ की धरती है। शिव सत्य के साथ हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव अहंकार का नाश करते हैं, और शिव एक अकेले हैं जिनकी जो बारात है उसमें हर तरह का जीव, जंतु, पशु, पक्षी, हर वर्ग का, गरीब, अमीर शामिल है। और ये इंडिया गठबंधन भी शिव जैसी बारात की बारात है, क्योंकि असलियत यह है कि लोगों को गरीब रखकर, लोगों को वंचित रखकर, लोगों को शोषित रखकर समृद्ध भारत नहीं बन सकता है। 10 साल
इस देश ने अन्याय सहा, 10 साल इस देश ने जुमले सहे, और अब जब देश हिसाब मांग रहा है तो इधर उधर की बातें की जा रही है। देश यही तो पूछ रहा है, कहां है 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने थे, कहां है 20 करोड़ रोजगार, कहां है 100 स्मार्ट सिटी, काशी भी तो एक स्मार्ट सिटी बननी थी, कहां है रुपया और डॉलर जो एक पर आना था, 58 पर रुपया दिया था प्रभु, आपने उसको पहुंचा दिया 84 पर। पूछ रहा है देश कि पेट्रोल का शतक पार क्यों कराया, पूछ रहा है देश कि किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। लेकिन इन सब सवालों का जवाब नहीं है। जवाब में बात करते हैं पाकिस्तान की। अरे पाकिस्तान लपके हुए आप गए बिरयानी खाने। पठानकोट पहली बार देश की धरती पर अगर आईएसआई को किसी ने बुलाया तो मोदी जी ने बुलाया। किस इंदिरा गांधी की बात करते हैं आप? वो इंदिरा जी जिन्होंने विश्व की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी बात करते हैं आप? आपने 20 जाबाजों की शहादत के बाद कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। और आज सुबह का डेटा है कि चाइना के साथ, चीन के साथ आपने लगातार व्यापार बढ़ाया और चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश को मूर्ख समझने की गलती मोदी जी और उनकी पार्टी कर बैठी। ये देश अन्याय नहीं सहता है, ये देश सब कुछ सहता है, ये देश संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं सहता है। और देश को समझ में आ गया कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, आपके मूल अधिकारों का हनन करना चाहती है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहती है। और ये देश उठ खड़ा हुआ। और मैं बिल्कुल सहमत हूं हमारे महासचिव जी की बात से कि ये जितना चुनाव हम लड़ रहे हैं उतना ही चुनाव ये जनता लड़ रही है। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी, इस चुनाव का पूरा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने तय किया है। हमने डटकर मुकाबला किया है, हमने प्रण कर लिया था। आप कहीं की भी बात कहिए, हम बेरोजगारी की, मुद्दों की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, असुरक्षित महिला की, किसान की, मजदूरों की बात करेंगे। हमने वही बात की है और वही बात हम काशी में भी कर रहे हैं। जो यूपी में आकर यूपी की अस्मिता को ललकारे, जो काशी में आकर काशी के लोगों का हक मारे, ऐसे गुजरातियों के साथ हमारी मित्रता हो सकती है लेकिन हम अपनी अस्मिता के साथ उसको खिलवाड़ नहीं कर देने सकते। आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, हर दैवी अब आपदा में आपके साथ खड़े रहते हैं। आप इनको जिताइए, आपके बेटे हैं अजय राय जी, ललकार कर लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई मजबूती से हम सब लड़ेंगे। ये आपसे वादा है। आपके सवालों का स्वागत है। अच्छा सॉरी मैं आदरणीय अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज प्रवक्ता सुप्रिया सिंह जी का स्वागत करता हूं, दुबे जी का, सीपी राय साहब और सभी हमारे सम्मानित कोषाध्यक्ष और सभी साथियों का और पत्रकार साथी भाइयों बहन। राष्ट्रीय स्तर की सारी बातें आ गई, प्रदेश स्तर की बात आ गई, थोड़ा बनारसीपन पे भी बात हो जाए भैया। बनारसीपन पे भी बात हुई कि ना हुई? बहुत हो गया बनारस का शोषण, गुजराती लोग बहुत शोषण किया। सारा काम के करत हो, गुजराती करत हो। गंगा जी में गाय का लाश तैरत हो, 40,000 करोड़ खा गई, के खैलत गुजराती खा गई। बंदरगाह बनल हो, 10,000 करोड़ का दिया यहाँ रामनगर में, 10,000 करोड़ के खागल गुजराती बनी ना। यहाँ पर रोपवे बना था, रोपवे के बनावत था, गुजराती बनावत हो। सब गुजराती ही काम करत हुआ। बनारस के लोग बेचारे खाली लेबर के रूप में काम करत हुआ। सुपरवाइजर और ऐसे बनारस के लोगों के ऊपर नहीं रखल गया था। अभी चुनाव को मोदी जी का संचालन के करत हो, गुजराती करत हुआ। ये करत हो काकूबाई तन्मय मेहता करत हुआ। गलत बोलत है, बताओ आप सब लोग तो बनारस का पत्रकार हुआ भैया क्लाउन जी। और वो खाली बनारस के लोगों के निर्देश देवल जाते गुजराती के द्वारा कि जाके स्टिकर सटाओ, जाके बैनर लगाओ, गाड़ी ले आओ, वहां ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, केवल सर सब कुछ गुजराती करत हुआ। तो हमारे यही का मतलब कि जब आपके घर का सब कुछ यहाँ मौजूद हो, आपके परिवार का लोग खड़ा हुआ तो परिवार के साथ ही खड़ा रहा। कब तक चाकरी हुई? चाकरी मत करा, धंधारी कर, अपने परिवार के मजबूत करा। यही सबसे बड़ा हमार अपने काशीवासी से आग्रह और निवेदन है। और अंत में एक बात जरूर कहो कि आज मोदी जी 2000 लोगों की चिट्ठी लिखलन, बनारस के सम्मानित लोगों के 2000 चिट्ठी लिख के वोट मांगत हैं। हमके जो आप लोग के माध्यम से पता चला, उनसे ये बात जरूर पूछे के चाहिए बनारस के लोगों के कि जब कोरोना काल में बनारस में सैकड़ों हजारों लोग मर गई न कोरोना की वजह से, तो उनकर एक भी चिट्ठी मोदी जी को शोक संवेदना के कोई के घरे आल हो? 2000, 5000, 10,000 कोई की भी चिट्ठी लिखी भेजलन मोदी जी की भैया ये हमार
मोदी जी यहाँ का सांसद हूँ, आपके घरे का भाई बहन बिटिया हमारे परिवार का सदस्य। जैसे मोदी जी लिखना कि हमारा परिवार, तो हमारे परिवार काशी का परिवार लोगों मर गई ना कोरोना में, उनके शोक संवेदना प्रकट की ना मोदी जी चिट्ठी लिख के। ये जरूर काशी का जनता उनसे पूछे, वोट देने के पहले जरूर पूछेंगे चाहिए। और जब वो समय तू नहीं मार मदद के लिए, तो सबसे बड़ी विपत्ति हमारा है। हमारा बेटा हमारा भाई हजार आए खड़ा रहन, अपने सर पे कफन बांध के खड़ा रहन, उसमें तो अपनी जान का मोह हम नहीं कैली ना। मोदी जी और उनका जितना यहाँ पर चेला लोग हो, मंत्री विधायक, वो फर्जी सर्टिफिकेट कोरोना का कि वो जो है पॉजिटिव हो गए, घर में बैठे रहना, लाइव होता रहना, कहीं निकलत रहना सड़क पे। हम लोगों का कार्यकर्ता, हम कहेंगे हम निकलत रही, हमारे कार्यकर्ता भी निकल के काम कैलन। वो समय मोदी जी को भी ध्यान नहीं दिला। उनका खुद कार्यकर्ता एक अजय शुक्ला, प्रहलाद घाटकर, वो बेचारा दीनदयाल में तड़प के मर गया, बूथ का कार्यकर्ता रहा। और हम लोग जो वहां पता लगा कि वो ऑक्सीजन का मास्क लगावल और पाइप फटल रहा, और बार बार चिल्लात हो गया, भाई ऑक्सीजन हमके नहीं मिलत हो, जबरी उसके लगा कि वो बेचारा मर गया। और भाजपा का कोई नेता होकर घर संवेदना प्रकट करे तक नहीं गया अजय शुक्ला के, जो ससुराल वाले पीएचयू में जाके चिल्लाहट कैला, हल्ला कैला, तो बड़ा वीडियो कर वायरल भला सब कबीर नगर में ससुराल लड़का चाहे लोग रहला। हम लोग घरे गई, भाजपा कार्यकर्ता के घरे अजय राय गई। जब हम गई तो शर्म के मारे लिहाज इतना शर्मिंदा हो गए भाजपा के लोग कि भाजपा के लोग बाद दरवाजे गिला, उनके पत्नी और बच्चन के द्वारा उनके वहां से भगावल गया। यही संवेदना हो, यही बनारस के प्रति मोदी और भाजपा का प्रेम हो, यही मैं आप लोगों से आग्रह कर, आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अमन का साथ दो और यहाँ से गुजराती के भगावा, यही आग्रह। धन्यवाद। और कल जो ना 4 बजे और राहुल जी और हमारे अखिलेश जी आवत हुए मोहन सराय में, उमन सब बनारस के लोगों से आग्रह यही हो कि भैया सब लोग पूरी ताकत के साथ सब लोग वहां पहुंचा और अपन ताकत दिखावा। 1 तारीख इंतजार मत करा, 28 तारीख के अपन ताकत दिखा के चुनाव की दिशा बदलता।